अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 12 है जिसमें हम चैप्टर 5 वेक्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारी चैप्टर की फर्स्ट क्लास है इसलिए एज यूजुअल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा अबाउट द चैप्टर। फिर हम डिफाइन करेंगे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब वेक्टर्स किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको पिछले चैप्टर्स याद हों जिसमें मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच का डिफरेंस बताया था, उसमें मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ को तो हम नॉर्मल मैथ्स के ज़रिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज़ होते हैं। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। Chapter number 5, Vectors, Part 1 of 3. तो वही पिछले चैप्टर्स की रिपीटेड बात। स्केलर क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज दैट आर ओनली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जाती हैं। एग्जाम्पल्स टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, वॉल्यूम, स्पीड, और इनके ऊपर 4 ऑपरेशंस करने के लिए आप नॉर्मल अरिथमेटिक या मैथ्स यूज कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज यानी वो क्वांटिटीज जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के नहीं बल्कि डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई की जाती हैं, मतलब उनको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। विदाउट डायरेक्शन दे आर मीनिंगलेस, यूजलेस, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी एटसेट्रा। और इनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा यूज करनी पड़ती है। अच्छा, सेकंड टॉपिक है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर्स किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डिनोटेड बाय लेटर या लेटर्स विद एन एरो अबव। अगर एक वेक्टर है ए बी तो इसको एज अ वेक्टर डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखूंगा ए बी और ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दूंगा। और मैग्नीट्यूड विद द सेम लेटर बट विदाउट एन एरो। और अगर इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैं सिर्फ ए बी लिखूंगा, एरो हटा दूंगा। तो बेसिकली विद एरो और विदाउट एरो में फर्क यह है कि एरो वाला पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और बगैर एरो वाला सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो दैट इज इन द पैरेलल डायरेक्शन टू द वेक्टर। ये जो चीजें हैं ये इस डायग्राम से रिलेटेड नहीं है। रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विद इन पैरेलल डायरेक्शन टू द वेक्टर। बेसिकली एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक एरोहेड बनाते हैं। जितना आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो आपके एरोहेड की लेंथ होती है, और जो एरो की डायरेक्शन होती है वो आपके वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल होती है। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। जैसे ये है, कंसिडर अ पर्सन मूविंग 50 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। लेट्स से पॉइंट ए है, ये आदमी अभी इधर खड़ा है और ये बी की तरफ मूव कर रहा है, जो अगर आप सामने से स्क्रीन देखें तो आपके ईस्ट पे है। अब टू रिप्रेजेंट, फर्स्ट हम सबसे पहले नॉर्थ, साउथ या ईस्ट वेस्ट की हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे वेस्ट है, राइट पे ईस्ट है और लेफ्ट पे वेस्ट है। अब सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब डेफिनेटली 50 किलोमीटर्स हम पेपर पे दिखा नहीं सकते, इसलिए एक सूटेबल सा स्केल लेंगे, एक रेशो लेंगे, जैसे कि 10 किलोमीटर्स आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब रियलिटी में जो 10 किलोमीटर होंगे उसको हम पेपर पे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हमारे 50 किलोमीटर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे 5 सेंटीमीटर से। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ का एरो बनाया, जो लेंथ इसका मैग्नीट्यूड दिखा रही है, और जो एरो की डायरेक्शन है, जो एरो हेड है, वो है टुवर्ड्स ईस्ट, जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। तो विद दिस वेक्टर ए बी टुवर्ड्स ईस्ट इन लेंथ 5 सेंटीमीटर, हमें पता चलता है कि ये एक वेक्टर था जो ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। नोट करने की बात यह है कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए आपको साथ में उसका स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर स्केल तो ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर की एक डिस्प्लेसमेंट रह जाएगी, लेकिन क्योंकि ये 50 किलोमीटर्स की डिस्प्लेसमेंट थी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सूटेबल स्केल साथ लिखना ज़रूरी है। अच्छा, प्रीवियसली हमने वेक्टर्स को नॉर्थ, साउथ या ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शंस के साथ स्पेसिफाई किया, लेकिन फिजिक्स में या मैथ्स में
हम लोग नॉर्थ साउथ के बजाय एक्स और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शंस को। जैसे जो आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है, दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस। अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर वेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और अगर नीचे साउथ की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब फॉर एग्जाम्पल, अ बोट इज मूविंग एट 30 डिग्रीज फ्रॉम द रिवर बैंक। हमने रिवर बैंक को सपोज कर लिया एक्स एक्सिस, और ये बोट मूव कर रही है 30 डिग्रीज फ्रॉम द रिवर बैंक। तो यहां से 30 डिग्री का एक एंगल लिया, और उस 30 डिग्री की जो सीधी लाइन बनी थी उसके पैरेलल आपकी बोट मूव कर रही है। क्योंकि इधर कोई वेलोसिटी नहीं दी हुई, इसलिए हमें मैग्नीट्यूड डिफाइन करना अभी जरूरी नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लाइड बाय नंबर इट स्टिल रिमेन्स अ वेक्टर। अगर एक वेक्टर को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी वो वेक्टर वेक्टर ही रहता है, लेकिन द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मेरा वेक्टर था c, अगर मैं इस c को एक कांस्टेंट, एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं जैसे कि 5, ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 5c बन जाएगा। मतलब c का जितना भी मैग्नीट्यूड था अब 5 टाइम्स द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है, if a vector f is represented by a line f of 2 centimeters, if we multiply it by 2, तो वेक्टर बन जाएगा 2f, और लेंथ इसकी डबल हो जाएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ट्वाइस द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। अच्छा, अब बात आती है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की। जैसे कि ये है, अगर आप किसी भी वेक्टर को नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल n एक नंबर है, अगर आप किसी भी वेक्टर को नेगेटिव n से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वही होगा n टाइम्स द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैं c को -5 से मल्टीप्लाई करूं तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब विदाउट द एरो हेड, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो 5c होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। अब इसमें जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन पीछे ही आए, क्योंकि हमारा वेक्टर आगे जा रहा था, क्योंकि हमारा ओरिजिनल वेक्टर आगे की तरफ था, तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद बैकवर्ड्स आ गया, पीछे आ गया। अगर वेक्टर पीछे आता तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद आगे चला जाता। ये थी हमारी क्लास नंबर 12, जिसमें हमने चैप्टर 5 का पार्ट 1 कवर किया। थैंक यू।